अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात प्रोग्राम करने बैठे हैं तो ऐसे दिन आ जाते हैं कि ये समझ नहीं आता कि कौन सी ऐसी ख़बर है जिसको हम ड्रॉप कर दें, जो लोगों के ज़हनों के ऊपर मनफ़ी तरीके से असरअंदाज़ ना हो। कोई भी मुआशरा इंसाफ़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए इंसाफ़ का तकाज़ा होता है कि हर ख़बर को उसके मेरिट के ऊपर बताया भी जाए और जो मुतलका हलके हैं उनसे दरख्वास्त भी की जाए कि उसका हल निकाला जाए। आज सुबह से सारा दिन अगर हम सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर हमें 2 लड़कियों की जो मॉडल्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, उनकी पिटाई होते हुए की वीडियो नज़र आती है, जो किसी के घर में घुसकर की गई। तो पुलिस से वो इस्तदा कर रही हैं, उम्मीद है कि उसके ऊपर पुलिस काम करे। एक का नाम उज़्मा खान है, दूसरी का नाम हुमा है। तो उसके ऊपर इंसाफ़ हो और मामला इंसाफ़ के साथ ट्रांसपेरेंटली शफ़ाफ़ियत के साथ अपने अंजाम तक पहुँचे, तो उसी में पाकिस्तान का भी भला है और मेरे ख़्याल में निज़ाम हुकूमत की बेहतरी और मजबूती के लिए भी यही चीज़ बेहतर है कि जो लॉ ऑफ़ द लैंड है वो सब के ऊपर यकसा तरीके से अप्लाई किया जाए। दूसरी खबर नज़र आती है तो वो भी देख के बड़ा दुख हुआ। एक इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर हैं, ज़ुबैदुल्ला ख़ान उनका नाम है, हाउसिंग मिनिस्ट्री में डेपुटेशन के ऊपर तैनात हैं। तो वफाकी सेक्रेटरीज़ हैं फॉर्मर, काफ़ी सारी तादाद है उनकी, मैं सारों के नाम इस वक्त पढ़ नहीं सकता। मुझे शफ़कत जलील साहब प्राइम मिनिस्टर के तर्जमान भी रहे, उनके प्रेस सेक्रेटरी भी रहे, उन्होंने लंबी एक फ़हरिस्त है उनको भेजी हुई। तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक इंसिडेंट के अंदर उनकी शहादत हो गई है। अब उसका इंसाफ के लिए ग्रुप बाकायदा फॉर्मर सेक्रेटरीज़ का बैठ के इंसाफ मांग रहा है। किससे इंसाफ मांग रहा है? जो खुद वफाकी सेक्रेटरीज़ रह चुके हैं, वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसके ऊपर इंसाफ किया जाए। तीसरी खबर पड़ी तो ईदी साहब की है, फैसल ईदी साहब की। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग प्लेन क्रैश के बॉडीज़ ले गए हैं विदाउट आइडेंटिफिकेशन। और कल हमने पूरा प्रोग्राम किया कि ये जो डिले है उन फैमिलीज़ को साइकोलॉजिकली कितने बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा है, उसका हल चाहिए, उसका इंसाफ चाहिए। तो सवाल घूम फिर के इंसाफ की तरफ आ जाता है। वफाक की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, हमारे सामने आई शहजाद अकबर साहब की आई, और शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस और महवर वो चीनी शुगर माफिया के हवाले से। शुगर माफिया के ऊपर भी इंसाफ होना चाहिए। दिली ख्वाहिश है कि इंसाफ हो, ना सिर्फ आज से हो बल्कि सदा से, जब से कोई भी इस तरह की वायलेशन होती रही है उसके ऊपर इंसाफ किया जाए। लेकिन क्या इंसाफ हो पाएगा? तहरीक इंसाफ जो इस नारे के ऊपर बरसर रही थी कि हम आएंगे तो इंसाफ दिलाएंगे, क्या वो इस इंसाफ को लेकर आगे चल पाएंगे? जो सवालात उठाए जाते हैं उन सवालात के जवाबात बाद में नहीं आते, गोल गोल घूम के हमें पता नहीं चलता कि वो पापड़ वाला, वो सरिये वाला, वो फालूदे वाला, वो सारे कहाँ गए। जब ज़रूरत पड़ती है तो एकदम हम उठा के आसमान पे, हम मीडिया भी उसमें हिस्सादार बन जाते हैं। वो ढोल पीटते हैं वफाक से 2 वज़ीर आके, तो हम भी यहाँ शाम को प्रोग्राम करके उनके और हिस्सा बटा देते हैं। बाद में ये मालूम नहीं पड़ता कि वो पिछले 2 साल से जिन केसेस के ऊपर हमने सैकड़ों दर्जनों प्रोग्राम किए थे वो गए कहाँ पर। शुगर भी उन्हीं में से एक है। तो मैं शहजाद अकबर साहब से भी और वज़ीर आज़म साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर इस काम का बीड़ा उठाया है, ज़िम्मेदारी ली है, तो इसको कहीं पहुँचा के दम लीजिए, इसको दरमियान में ना छोड़ दीजिए। FIA की बड़ी रिपोर्ट्स बनी, बड़ी GITs बनी पाकिस्तान में, उन GITs का अंजाम कार बाद में हमें मालूम नहीं पड़ता। GITs उस वक्त तक काम आती हैं जब तक सियासी मकासद निकालने होते हैं, उसके बाद वो कहीं डूब जाती है GIT। इसी तरीके से कोरोना का मसला है। मैं अपने मेहमानों की तरफ आने से पहले कुछ परेशान को नदादो शुमार है, मज़ीद उसमें आपकी परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहता, लेकिन हक़ाइक़ से नज़र आप हट सकते हैं। नंबर ऑफ़ टेस्ट में कंसिडरेबल डिक्लाइन है, विच इज़ ए मैटर ऑफ वरी फॉर पाकिस्तानीज़, फॉर एवरी पाकिस्तानी। मैंने कल बताया था कि परसों के जो दादोशुमार थे 7,500 टेस्ट हुए। ऑन एवरेज एक रूल ऑफ थम ये है कि आपकी पर मिलियन कोई जो पॉपुलेशन का हिसाब अगर रखें तो 2-2.5 हज़ार टेस्ट होना चाहिए। उस हिसाब से पाकिस्तान के 50,000 पर डे टेस्ट होने चाहिए, लेकिन परसों 7,500 थे। जो अब लास्ट 24 आवर्स के नंबर अपडेट हुए हैं उसके मुताबिक 8,491 टेस्ट हुए हैं। 59,000 लोग मुतासर हो चुके हैं और 1,225 अमवात हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ टेस्ट इतने कम हैं कि हम यकीन के साथ ये बता नहीं सकते कि ये पाकिस्तान के अंदर कोरोना जो है फैलाव की किस सतह के ऊपर। आपके पास एक रीज़नेबल सैम्पल साइज़ हो तो आप बता सकते हैं कि हम ऊपर को जा रहे हैं, एक जगह पे रुक गए हैं, या डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। इन पाकिस्तान वी आर नॉट श्योर, क्योंकि जिन लोगों को हम टेस्ट कर रहे हैं इतनी क्लीन मकदार के अंदर हैं कि वो किसी भी इंडिकेशन को हमें वाज़ेह तरीके से निशानदेही कर ही नहीं सकते। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ गेस्ट हैं, फवाद चौधरी साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब PMLN से। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। ज़ुबैर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। शुगर वाली ख़बर, बड़ी सियासी ख़बर तो यही बनती है, आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम के ऊपर ज़्यादा खेलते हैं, मसाइल के हल की तरफ हमें कम लेकर जाते हैं। शुगर भी उसी में से एक हिस्सा है। कई महीने इसके ऊपर लग गए हैं। आपने रिपोर्ट पढ़ ली FIA की, आपके सामने है। अगर आपको 3 या 4 लोगों को ज़िम्मेदारी तयन करनी हो तो प्राइमरीली आपको 3-4 कौन से ऐसी शख्सियात नज़र आएंगी जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद करनी चाहिए कि इनकी वजह से ये क्राइसिस क्रिएट हुआ? जी,
नदीम, बिल्कुल यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये इसलिए बनता है सवाल कि जब ये कमीशन बना क्यों था, तहकीकात होनी क्यों शुरू हुई थी कि चीनी की किल्लत थी और उसकी वजह से प्राइस एस्केलेशन हुई और अवाम की जेबों से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस लूटे गए। अब उसकी वजह से एक कमीशन बनाया गया। अब कमीशन में चीनी की किल्लत क्यों हुई, एक बड़ा सबसे बड़ा सवाल ये था। और वो कौन से हुकूमती इक़दामात थे जिसकी वजह से चीनी की किल्लत हुई और जिसकी वजह से प्राइस एस्केलेशन हुई। तो पहले तो आप हुकूमत ने जो फ़ैसला किया था एक्सपोर्ट करने का, उस पर जो ख़ुद कमीशन के, अब हम और बात नहीं कर रहे, ना शाहिद काका ना पासी ने क्या कहा, ना मरियम औरंगज़ेब ने क्या कहा, कमीशन ने क्या कहा। कमीशन ने कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ द देन चेयरमैन ऑफ ईसीसी, जिनकी सरबराही में ईसीसी ने फैसला किया था। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, ये कमीशन ने कहा और ये सबसे बड़ा फैसला था। उसके बाद उसको रीइंफोर्स किया कैबिनेट में। फोरेंसिक अगर होना था तो फोरेंसिक का मतलब ये होता है कि डीप इनसाइड जाते, ईसीसी के मिनट्स को देखते, ईसीसी में क्या गुफ्तगू हुई, किसने क्या कहा, क्या रिपोर्टें पेश की गई थी, सरप्लस, शॉर्टेज, आगे की प्रोडक्शन के हवाले से, ये होता था फोरेंसिक। इसी तरह से कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने क्या सवालात पूछे, कैबिनेट मेंबर्स ने क्या कहा, एतराज़ किया, सपोर्ट किया तो क्यों किया। ये कमीशन एक्चुअली ने बिल्कुल उसको साफ करती है और वो सिर्फ इस वजह से कि आई थिंक वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं छेड़ना चाहते थे, बट प्राइम मिनिस्टर इज अ की फिगर इन द एंटायर डिसीजन मेकिंग, ही इज द सेंट्रल फिगर। क्योंकि एक तो ये है एक्सपोर्ट। आपको ये नहीं लगता कि आपकी जमात को मुतालबा करना चाहिए कि जो ईसीसी के मिनट्स हैं वो पब्लिक किए जाएं, क्योंकि ईसीसी के अंदर प्रेजेंटेशंस की गई होंगी और ईसीसी की उस समरी का हवाला हमें एफआईए की रिपोर्ट के अंदर नजर आता है, जहां पर उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट की इजाज़त देने की वजह से मार्केट में कीमतें ऊपर गईं। तो आपको सबसे पहले तो उस समरी के ऊपर देखना पड़ेगा कि मिनिस्ट्रीज़ की मिनट्स क्या थे और फैसला हतमी तौर पर क्या लिखा गया। और नदीम, साथ में कमीशन ने यह भी कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, दे आर सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द शुगर बोर्ड, जिसकी सरबराही रज़ाक दाऊद करते थे। तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उनसे, दोनों से, और वो सेटिस्फाइड नहीं है चीफ मिनिस्टर पंजाब से, तो फिर आगे इधर उधर कहाँ जाने की जरूरत है। बड़ा सीधा सीधा है, तो बिल्कुल जाएं इधर उधर भी, लेकिन सबसे पहले तो ये जवाब दे, बजाय कि ये फखरिया अंदाज में आके कहें। अभी भी फवाद चौधरी साहब ये कहेंगे जी हमने रिपोर्ट शाया कर दी। भाई हमें ये बताएं कि जब कमीशन ने ये कहा कि वो नहीं सेटिस्फाई कर सके कि एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए थी, इस चीज पर सेटिस्फाइड नहीं है कमीशन। फवाद चौधरी साहब से इसका जवाब लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, ये बड़ा तगड़ा और वैलिड पॉइंट है कि अगर आपका एफआईए का जो टीम है वो आइडेंटिफाई करती है अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, उससे कीमतें ऊपर चढ़ी, फिर वो क्वेश्चन करती हैं रोल ऑफ द ईसीसी चेयरमैन, क्वेश्चन करती हैं रोल ऑफ रज़ाक दाऊद साहब, क्वेश्चन करती है वही जेआईटी चीफ मिनिस्टर साहब की अप्रूवल जो 3 अरब की दी गई है। तो प्राइमरीली उन्होंने 3 बड़े सीधा 3 शख्सियात आपकी आइडेंटिफाई कर दी। यहाँ रोल क्या होना चाहिए अब वफाक का? फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो मुझे लगता है जुबैर साहब को तो इस पे प्रोग्राम ही नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि बड़ी सिंपल बात है, अगर वो ये समझते हैं कि ये रिपोर्ट में जो लोग हैं शामिल हैं और सब्सिडी देना गलत था, तो फिर 29 अरब रुपए में से 27 अरब रुपए की सब्सिडी तो जुबैर साहब और उनकी गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी हैं उन्होंने दी हुई है। तो 2 अरब रुपया जो सब्सिडी इस गवर्नमेंट ने दी है वो तो डिस्कशन हो जाएगी। पहले तो 27 अरब रुपए का हिसाब जुबैर साहब सामने रखे ना, और फिर उसके बाद 2 अरब रुपए का हिसाब। अभी जो तकरीबन आधा घंटा जो सारा जुबैर साहब ने तकरीर की है और उसमें उन्होंने एक्यूज किया है तमाम ही दुनिया को इस सारे मामले में, सवाए नवाज शरीफ के, सवाए जरदारी साहब के एंड कंपनी के। अब एक बात तो है कि 29 अरब में से तकरीबन 27 अरब रुपए की सब्सिडी या जरदारी साहब के दौर में गई ना नवाज शरीफ साहब के दौर में गई, और अगर ये गलत है तो फिर जाहिर है कि ये सारे गलत हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि फलाने की जिम्मेदारी, फलाने की जिम्मेदारी, ये तो पहली गवर्नमेंट है जिसमें फ्रेंकली रिपोर्टें आ रही हैं, वरना तो रिपोर्टें नहीं आती थी। तो अब उसके बाद भी जिसकी जिम्मेदारी है वो एफआईए जाने और उनका काम जाने, ना पहले इंटरफेयर किया है इंक्वायरी में, ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस में कोई इंटरफेयर कर नहीं रहा सर, कार्रवाई तो
कार्रवाई तो फवाद चौधरी साहब हुकूमत को करनी पड़ेगी ना। वो JIT की तो नहीं रिपोर्ट आई है आज। शहजाद अकबर साहब ने कहा, सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। शहजाद अकबर साहब ने आज कहा कि अवाम की जेबों से 300 अरब निकाल लिए इस माफिया ने। तो अवाम की जेबों से तो प्राइस एस्केलेशन की वजह से चोरी हुई, और एक सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म हाँ होनी तो चाहिए, देना ही नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन जो दी हुई है ख़त्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपकी जिम्मेदारी होगी ना जी। आप शहबाज शरीफ को पकड़ लें, आप नहीं शाहिद खाकान को पकड़ हमारी लें, आप जिम्मेदारी असद उमर को पकड़ लें, लेकिन पिन पॉइंट करके किसी को पकड़ें तो सही ना, ताकि ये नहीं कंक्लूजन हो इस नहीं मामले की, बात क्लोज हो ये। नदीम साहब, हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है पकड़ना किसी को या करना। हमने पहले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मुतल्लिका महकमा है, वाजिद साहब के अंडर जो है वो एक टीम बनाई, उनकी जिम्मेदारी थी वो रिपोर्ट लेके आए। अब अगला फैसला हमने ये किया कि FIA को जिम्मेदारी दी कि वो फैसला करे किस किस के ऊपर क्या क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, वो उसके मुताबिक एक्ट करे। ना रिपोर्ट बनाने में हमने कॉन्फ्रेंस किया, ना रिलीज करने में कॉन्फ्रेंस किया। अब इन्वेस्टिगेशन वाले जाने और वो जाने, ये हमारा कैबिनेट का काम तो नहीं है बताना किसका क्या काम है और किसका नहीं। क्या इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ डायरेक्शंस जारी किए हैं कि प्रोसीड किया जाए लीगली कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उन लोगों के जी खिलाफ जिनका तयन कर लिया जी गया है? कोई देखिए, हिदायतनामा जारी किया प्राइम मिनिस्टर ने? आखिरी आखिरी काबीना ने 4 एक्शंस जो है वो प्रपोज किए। पहला एक्शन उन्होंने ये प्रपोज किया है कि ये तमाम जो इंक्वायरी, बाकी जो इंक्वायरी है और उसके बाद जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो तयन FIA करेगी। दूसरा फैसला ये किया है कि जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस बनते हैं वो क्रिमिनल केसेस बनाए, और जहां पे इदारा जाती फेलियर हुआ, देखिए असल जो प्रॉब्लम क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल कैप्चर हुआ है और आप देखिए इदारा जाती फेलियर हुआ है। ये सारे लोग क्या कर रहे थे? ये सारे लोग जो हैं वहां पे स्टेट बैंक ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, SCCP ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, शुगर कमीशन वालों ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, उसके बाद जो इंडस्ट्रीज के रेलिवेंट लोग थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। एक पूरा इंस्टीट्यूट जिसको हम कहते हैं ना इंडस्ट्रियल कैप्चर, जो क्लासिक टर्म है, और जो बाकी भी इंडस्ट्रीज में बहुत मामलात हैं, इस रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी तो खासियत है वो फवाद ये साहब, है। आपके ख्याल में ये जो प्राइवेट सेक्टर के शुगर मिलर्स हैं, दे आर सो पावरफुल कि उन्होंने इंटायर जो गवर्नमेंट हुकूमती सेटअप था उसको कैप्चर करके, आपने टर्म यूज़ की इंडस्ट्रियल कैप्चर, तो उसने कैप्चर कर लिया और मनमानी कर ली, और उसके नतीजे में 300 अरब रुपये मार्केट मैनिपुलेट करके कमा के ले गए। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ शुगर की आपके सामने आई है ना। आप जरा कार मैन्युफैक्चरर्स की करवा के देखिए, आप जरा बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी नहीं, करवा अभी के सिर्फ देखिए। इसी पे फोकस कर लें, क्योंकि आज तो हमारे यही तो सामने है। शहजाद अकबर साहब की ये रिपोर्ट ही है ना सामने, बाकी एरियाज में भी ऐसे ही होगा। लेकिन अभी फिर आपको इनके खिलाफ प्रोसीड करने के लिए नहीं, क्या प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दे दी कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए? प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, पूरी काबीना ने डायरेक्शन दे दी हुई है, गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दी है। दिस इज द मैक्सिमम गवर्नमेंट कैन डू। हमने जो मैक्सिमम FI अपना आपको कहा, हमने कहा कि ये PM साहब ने कहा कि रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट आई। कौन सी दुनिया की जो सिफारिश है वो PM को नहीं आई होगी कि इन्वेस्टिगेशन ना करवाएं? कौन सी दुनिया की सिफारिश है जो नहीं आई कि आप किसी रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक ना करें? ये उसके बाद आकर के उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई, इंक्वायरी कराई, रिपोर्ट बनवाई, उन्होंने पब्लिक की, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया काबीना ने कि क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करें, जिसकी जो बनती है उसके मुताबिक फिक्स करें। पहली बात तो मैं सिर्फ ये क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए जुबैर साहब? काफी हो गया जुबैर साहब, दिस ऑडेसिटी, फवाद चौधरी साहब देखें, एक तो रुपया भाषण। जुबैर साहब, क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करने के लिए क्या तरीका कार अब इख्तियार करना Now चाहिए? this is the मेरा problem. ख्याल है फवाद चौधरी साहब बस करेंगे तो मैं बात करूंगा। देखिए फवाद चौधरी साहब एक पढ़े लिखे इंसान है, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि सीधी सीधी बात को इतना टेढ़ा क्यों बनाते हैं भाई। उसके दो एंगल्स हैं। एक तो एंगल ये था कि जिस उसके TORs ये थे कि प्राइस एस्केलेशन क्यों हुआ है, और वो खुद फवाद चौधरी साहब, ये पता है मुझे ऐसे लगता है ये जिस तरह वो लेफ्टिस्ट नहीं होते थे एक ज़माने में, चे गेवरा, और उनको फॉलो करते थे कि एक वेस्ट कैपिटलिज्म में किसको, भाई आपकी हुकूमत है, आपको कैप्चर किया है। शर्मनाक बात यह है कि आपको कैप्चर किया है, 3 बिगेस्ट फोरम से कैप्चर करके वो ले गए। वो उन्होंने ECC को मैनिपुलेट कर दिया, उन्होंने शुगर एडवाइजरी बोर्ड को मैनिपुलेट कर दिया, उसने वफाकी काबीना को मैनिपुलेट कर दिया, उन्होंने पंजाब की हुकूमत को मैनिपुलेट कर दिया। और ये जिक्र ऐसे कर रहे हैं कि जिस तरह ये क्यूबा की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है जिसके आप वफाकी वजीर हैं। ये उसी तरह से एक खबर आपने नहीं दी थी आज के हवाले से, नदीम मलिक। मैं फर्क बताना चाहता हूं। प्लीज आप प्लीज मुझे पहले बात करने दें, प्लीज बात
फवाद चौधरी, फर्क ये है, वो मुसलसल सालों से यही कर रहे हैं। फर्क पड़ गया जब इमरान खान, फर्क पड़ फवाद गया ना, चौधरी आप सब अपनी यही बारी कुछ पर चल बोले, रहा मैं था। अपनी बारी पर बोलूंगा ना। इमरान खान ने आके सारा जो है वो ये सारा सर, मामला आज रोक जो दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहस इस नुक्ते के ऊपर है कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ है। जुबैर साहब, आप पहले बात जवाब पूरा कर लीजिए। ये जी मसला कुछ जी, आपका कुछ फोकस मुझे लगता है चीज़ों पे मैं ये कह रहा हट हूँ गया हुआ है। आप कोरोना के ऊपर कंसर्न नहीं है, आप नदीम डिसीजंस मलिक, के ऊपर, आउटकम के ऊपर आउटकम नहीं, कंसर्न ये है कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, इधर है कि कहीं और है। ये भी आज सवाल उठाए गए। अच्छा मैं जुबैर साहब, एग्जैक्टली देखें, एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट शेख रशीद ने की नवाज शरीफ की रिलीज के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ हो गया। ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में जो खुद बैठ के कहते हैं कि अलीट ने कैप्चर कर लिया, अलीट ने इंडस्ट्रियल कैप्चर कर लिया, प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ हो गया नवाज शरीफ के रिलीज पर। अब आप जरा टर्म्स यूज करें। इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द प्रेजेंट पीटीआई गवर्नमेंट। इनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। प्राइस एस्केलेशन का इनके पास जवाब नहीं होता। इनके पास शुगर का कोई हो जाए तो ये कहते हैं माफिया प्राइम ने कर मिनिस्टर दिया, की लॉकडाउन हो मौजूदगी जाए के तो ये ऊपर कहते क्यों हैं सवाल लीड उठा ने रहे हैं लगवा कि वो दिया था। इस्लामाबाद अरे में है कि नदिया ये गली में है कि लोग कहीं किस और चीज है? के ये हैं? सवाल क्यों पीएमएलएन उठा रही है? ना, जो आपकी हुकूमतों में 27 अरब इसलिए रुपया उठा गया, रही उसके है, ऊपर इसलिए भी यार जो फवाद सरकार चौधरी सवाल मेरे से हम पूछा वहां ना। तो बहुत बुरे हैं, उसका बताइए। जुबैर साहब, एक तो मैं नदीम इनको 27 बिलियन का जो जिक्र कर रहे हैं ना, इसका मैं जिक्र कर देता हूँ। सर वो बाद में उसमें इनको आइएगा। शौक प्राइम मिनिस्टर पूरा के ऊपर करने क्यों दें। सवाल उठा रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में है कि नथिया गली में है? नहीं, इसलिए नहीं, सवाल इस्लामाबाद उठा रहे हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं नदीम। आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के यार ऊपर 1 फवाद घंटा चौधरी आपको डिस्कशन हो क्या क्या आज? करने से 29 अरब में से 27 अरब रुपया इन्होंने दिया, आप कह रहे हैं उसके ऊपर जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जरूर जिक्र करूंगा। फवाद चौधरी रिलैक्स करें यार, आपको मुझे समझ आ रही है आपकी फ्रस्ट्रेशन कहां से आ रही है। प्राइम मिनिस्टर क्यों हम इतराज कर रहे हैं यार? फवाद चौधरी, जुबैर साहब, आप या तो जवाब आप पूरा बोल कर रही हैं, लीजिए, मुझे फिर मैं बोलने फवाद साहब की तरफ आऊंगा। आप मेरे जी सवाल का जवाब दे दें जी। काइंडली। देखिए, कोरोना जब से आया है, प्राइम मिनिस्टर पेशावर गए हैं, क्वेटा गए हैं, लाहौर गए हैं, कहाँ नहीं आए हैं? कराची नहीं आए। पीआईए का क्रैश होता है, इतना बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, इतना बड़ा डिजास्टर है। कम से कम 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए अपने प्लेन में आना था, नहीं, लेकिन पार्टी करने के लिए नथिया गली अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए। आई मीन दिस, इस किस्म की कोई हुकूमत है? कैसे पता है आज कि वो तक पार्टी क्यों नहीं कर रहे आए? हैं, कोरोना काम जब नहीं से कर हुआ है क्राची क्यों गए थे? फवाद क्यों चौधरी गए साहब, थे आप लाहौर? इसका क्यों जवाब गए थे देंगे? ये पेशावर? फवाद कराची क्यों हुकूमती नहीं आए? वजीर हैं, इनसे मेरे ख्याल में मुनासिब पोजीशन में है कि इसको एड्रेस कर सके इस क्वेश्चन को। नहीं, फवाद उसको भी साहब, जवाब देते हैं और उसको जवाब भी देते हैं, लेकिन ये मुझे सिर्फ ये जवाब जो आपने पहले कहा ना कि इसकी जरूरत नहीं है, 29 अरब रुपए में से 27 अरब रुपया भाई पीएमएलएन उसका जवाब दे दूंगा यार जब वो। अब आप मुझे बताइए, इतनी रिपोर्ट को तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फौरी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो जुबैर साहब वो 27 अरब रुपए जो गया है, एक्चुअली तो बता दूं जुबैर उसका साहब चाहते जवाब, हैं नदीम अगर आप अलाउ करें मैं इनको सेटिस्फाई कर देता हूं उसका सब्सिडी जवाब। देना जुल्म है। सब्सिडी देना ही जुल्म है। जो नून ने दी, पीपल्स पार्टी ने दी या बाप ने दी, सब्सिडी नहीं देनी चाहिए टैक्स पेयर के पैसों से। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, प्रोटेक्शन ही खत्म होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल दोबारा दोहरा लूं मैं आपसे। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नून लीग आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। एक उन्होंने की, मरियम बीबी ने की, अब जुबैर साहब ने भी सवाल उठाए। क्या वजह है, क्यों उठा रहे हैं ये सवाल? हमें किसी ने चूरन भी तो बेचना है ना, अब क्या करें। और अब जिस तरह अभी जुबैर साहब ने ये तकरीर की है कि पीएम देखें वहां नहीं गए, वहां नहीं गए, वहां नहीं गए। प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं सिर्फ कराची नहीं है, बाकी सब जगह जाते हैं, हर जगह नहीं, कराची भी गए, याद रहता है सबसे बड़ा नहीं गए, जब से कोरोना हुआ नहीं आए हैं। देखिए, कराची सबसे बड़ा पीटीआई का शहर है। कराची तो शहर ही पीटीआई का है, उसमें क्या उनको बार बार जो वहां पे जाए और अब भी जाना चाहिए, जाना चाहिए, जब भी उनको मौका मिले उनको जाना चाहिए। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 29 अरब रुपए में से 27 अरब रुपए आप खा गए। उसके बाद आपने ये बड़ा किया है, तुरंत बेचना शुरू हो गया है और आपने उसके ऊपर जो है वो रोजाना प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं। इसको कहते हैं क्लासिक एग्जांपल है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी पहले चोरी और फिर सीना जोरी। सारा अपना पैसा आप लोगों ने आपस में बांटा, कमाया, खाया। उसके बाद साहब ये क्लैरिफाई तो कर दें कि प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में है कि नथिया गली में? ये क्लैरिफाई आप कर सकते हैं ऑफिशियली? नहीं, मेरा राब्ता नहीं हुआ पीएम से, मतलब मेरे वैसे मैसेजेस वगैरह पे बात हुई है, लेकिन मैंने पूछा नहीं। वो जब पार्टी वगैरह के लिए जाते हैं तो वो बताते भी नहीं है, ऑफिशियली भी नहीं बता सकते वो कहाँ हैं, क्योंकि वो जाहिर है पार्टी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तो वो जाहिर है नथिया गली का क्या ऑफिशियली ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐसे बहुत मेहनती आदमी है। एक चीज़ मैं आपसे कहूँ जुबैर साहब, वो
मेरे ख्याल में रिसेंट पास में जिन लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है, शाहिद खाकान बहुत एक्टिव थे, नवाज शरीफ साहब उतने एक्टिव नहीं थे, इमरान खान उतने एक्टिव हैं, तो हमें जो चीज़ है उसकी है, वो सुबह से शाम तक हमें मीटिंग में तो नज़र आते हैं, सारा दिन अच्छा, लगे होते 27 बिलियन का हैं। मैं ये जवाब पार्टी दे दूं वाली बात नदीम? से थोड़ा सा इतफाक नहीं है नदीम, मेरा। अच्छा जी चले जी 27 जी बिलियन का जवाब दे दूं, बिकॉज फवाद चौधरी बार बार जी जी रेस कर जी रहे जी हैं और आपने भी आज कहा वगैरह सब्सिडी देनी नहीं चाहिए थी। लंदन देखिए करते ठीक रहे है, मेरे आपके पैसों पे, अगर नदिया अब गली भी चलेंगे तो ओ क्या मत है भाई अपने बोल। पहले आराम सुन लेना आप। 27 बिलियन का जवाब आज फवाद चौधरी, 27 बिलियन का जवाब। लेकिन जब भी ईसीसी का या कैबिनेट का है एक्सपोर्ट करने का, पहले तो कभी 10 लाख पाकिस्तान की तारीख में 10 लाख शुगर एक साथ एक्सपोर्ट करने का कभी कोई कर ही नहीं सकता था, अनटिल अनलेस आप सब टुन होएं। दूसरी बात यह है कि जब भी एक्सपोर्ट करने का कहा जाता है तो अगर इंटरनेशनल प्राइस कम होती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वो जो गैप होता है, तो एक्सपोर्टर ये कहता है कि मैं क्यों एक्सपोर्ट करूं। ये शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना ने एक फैसला किया था कि सूबाई हुकूमतें देंगी, पहली दफ़ा फैसला हुआ था कि सूबाई हुकूमतें देंगी। सो हमारा जो 27 बिलियन का हम बिल्कुल किया हिसाब था। किताब देने के लिए तैयार हैं। आपने जो किया है, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं देना और सूबाई हुकूमत ने दे दिया। हमारा आप पूछना चाहते हैं हिसाब किताब कब कब क्या दिया था? ईसीसी के सर क्या मिनट्स थे, काबीना के सर क्या जुबैर मिनट्स थे? साहब, हम एक आप बिल्कुल मिस्टेक तैयार कर हैं रहे हैं। देने जो के लिए। ईसीसी की उसको जिस आप समरी घुमाएं का आप ना। हवाला दे रहे हैं उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप सब्सिडी नहीं देंगे, उन्होंने ये छोड़ दिया फैसला कि सूबे डिसाइड कर लें सब्सिडी देनी है कि नहीं। ये ईसीसी की समरी है जिसको एफआईए ने अपनी तो रिपोर्ट के चीफ अंदर मिनिस्टर दर्ज नहीं किया होगा। एक्नॉलेज कर रहे हैं रिसेंटली ना। मेरे ख्याल में मुराद सईद ने, फवाद चौधरी इसकी तस्दीक कर सकते हैं, फवाद चौधरी साहब, मुराद सईद ने अभी रिसेंटली एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये सवाल भी उठाया कि ये ईसीसी ने क्यों कहा था कि डिस्क्रेशन सूबों की है कि वो खुद से डिसाइड कर लेंगे। देखिए उसका जवाब दिया इफ ना डीम्ड उन्होंने, अप्रोप्रिएट। उन्होंने कहा, असद उमर साहब ने ये कहा और उनका बयान भी उसका हिस्सा है कि जी सूबों का पैसा है, हम उन्हें कैसे बता सकते हैं आपने पैसा सब्सिडी देनी है या नहीं देनी। ये फैसला तो उन्होंने खुद करना है सूबों ने। तो ईसीसी लेकिन अगर बैन लगा देती तो सूबों पे बैन लगाया जा सकता था कि दूसरी बात सब्सिडी देखिए, हमने नहीं इम्पोर्टेंट देनी, बात ये फैसला कर लेते। नहीं, अगर कोई आपने फॉर ओपन छोड़ एग्जांपल दिया ना आप सर, सिंध की इसको एग्जांपल आपने ओपन देखें, छोड़ दिया। सिंध ने पिछली दफा 4.5 अरब आपने रुपया खुद ओपन दे क्यों छोड़ा? दिया। नहीं, वो इसलिए कि आप बैन नहीं कर सकते ना। अगर आप सूबे के चीफ मिनिस्टर अपने किसान को जो है रिलीफ देना चाहता है, फॉर एग्जांपल, फेडरेशन कैसे कह सकती है आप अपने पैसों में से ना दें? ये तो वैसे ही तो सर आपके लेकिन 18 सूबे अमेंडमेंट के ऊपर खराब हो आपने जाए। एफआईए की रिपोर्ट देखी हो तो उन्होंने बुजदार साहब से सवाल किया कि आपने तो पहले ही 6 तारीख को हदायत जारी कर दी थी कि हमने ये सब्सिडी देनी है, इसको कोई मुखालफत नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा मुझे याद ही नहीं है। देखिए वो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या जवाब दिया, लेकिन दोबारा जिस तरह से मैंने कहा कि वो क्यों तो नहीं दोबारा पता? एफआईए जो अपनी क्रिमिनल एबिलिटीज देखेंगे, जिसके ऊपर करनी है इसके ऊपर नहीं करना। प्रॉब्लम जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, दोबारा जुबैर साहब की जरा मासूमियत को देखिए। उन्होंने अपनी पूरी कहा कि एक्सपोर्ट थी, बाहर की कीमत कम थी, यहाँ की कीमत ज्यादा थी, गवर्नमेंट ने 20 अरब रुपया जो उठा के उनको दे दिया। हर दफा एग्जैक्टली सब्सिडी इसी पॉइंट के ऊपर ली गई है जो जुबैर साहब ने भी बताया है, अभी भी सब्सिडी इसी पॉइंट के ऊपर ली गई है। और मैं सिर्फ ये समझता हूँ, देखें इस वक्त प्रॉब्लम, इस वक्त तो सिर्फ 2-2.5 अरब रुपया सब्सिडी जो है 2.3 बिलियन जो है वो गई है। इन्होंने 27 अरब रुपया उठा के दे दिया अपने 5-7 सालों में। अब सवाल ये है कि इमरान खान को अगर होता, वो ना करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन, वो कहते हैं जिस तरह चलता है चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहता। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन कराई है। अलबत्ता ये बिल्कुल मेरी अपनी ओपिनियन में, इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आपने पब्लिक कर दी, पर गवर्नमेंट का काम खत्म हो गया। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी हमें रोज नहीं करनी चाहिए। लेट जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको डिसाइड करना चाहिए ऊपर जाके जाना है। हमने अपना काम कर दिया जो हमने करना है, दैट्स इट। तो जुबैर साहब, क्रिमिनल लाइबिलिटी वाला सवाल अधूरा रह जाएगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी कैसे फिक्स होगी अब? लेकिन ना ये तो एक मतलब हम अब एज ए पाकिस्तानी हम कहाँ जाएं? इन्होंने कहा गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है अब, तो फिर किसके पास जाएं? खुद अब ये कहते हैं कि बुज़दार साहब ने क्यों कहा मुझे नहीं पता। मतलब जो की क्वेश्चंस हैं कि बुज़दार साहब को याद ही नहीं कि उन्होंने सब्सिडी दी थी। यार क्या हो गया है आज फवाद चौधरी आपको? मतलब हौसले से सुना करें। बात ये है कि आपने बड़े कन्वीनियंटली कह दिया कि उनको पता नहीं है, रज़ाक दाऊद को याद नहीं है, ईसीसी चेयरमैन को याद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है, काबीना के वज़रा को पता नहीं है। ये सारा खेल हो गया, सब कुछ हो गया। द की क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाई वाज एक्सपोर्ट अलाउड, जिसकी विच लेड टू दिस थिंग, दैट्स द की क्वेश्चन।
अगर आपने पिछला हिसाब किताब करना है कि भाई शाहिद खान अब्बासी के ज़माने में क्या क्यों दी गई थी सब्सिडी, बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, बट कमीशन ने कोई नहीं कहा कि जी ये गलत दी गई थी सब्सिडी। जिस तरह उन्होंने कहा है कि रज़ाक दाऊद का जो आंसर है डेट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जिस तरह उस्मान डार का आंसर है डेट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, दिस इज व्हाट द कमीशन हैज सेड। खान अब्बासी का क्या लिखा है? शाहिद खान अब्बासी का आप बता दें कि क्या उन्होंने कहा है, क्या कहा है, उन्होंने किस बेसिस पर कहा है? नॉट सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा सब्सिडी दी थी, ये तो नहीं कहा कि प्रोसेस की वायलेशन हुई थी, ये तो नहीं कहा कि काबीना ने फैसला नहीं किया था। नहीं सुनिए, नहीं बात सुनिए जुबैर साहब, खान अब्बासी साहब के ऊपर उन्होंने लिखा है कि हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। उन्होंने जो जवाब दिया, फर्क क्या है? फर्क यह है कि खान अब्बासी साहब ने उठा के कुछ 17-18 अरब रुपए की सब्सिडी दी हुई है। ये जो आप कह रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर फॉरेन क्रिमिनल लायबिलिटी सेट कर यार, इट्स नॉट द अमाउंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फवाद चौधरी। As an educated person, we have to look at the principle, the process. The amount is important, but secondary aspect कि क्या जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो ओन करती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या नहीं ओन करती? क्या प्राइस अच्छा, अब फवाद चौधरी 100 यार 150 बिलियन की लोगों की जेबों से गए हैं प्राइस एस्केलेशन की वजह से। Who is responsible for that? उसको छोड़ के आप वहां पहुंच गए। जरूर पूछे सवाल, मैं नहीं कह रहा ना पूछें, बट अभी जो हुआ है हाथ लोगों के साथ, जिस तरह से 27 अरब वाले पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं, जरूर होना चाहिए, लेकिन अभी जो क्राइसिस वैसे एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आपको शुगर केन के ऊपर जो प्रोटेक्शन दी है इंडस्ट्री को, वो दोनों पार्टियों को बल्कि सब जमातों को सपोर्ट करके उसका खात्मा करना चाहिए। पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन पानी है कोई नहीं, और कॉटन की फसल हमने तबाह कर ली सिर्फ शुगर मिलों को बचाने की खातिर। हमें इस प्रोटेक्शन को मुकाना पड़ेगा। आप सब जमातें इस पे साथ मिल जाएं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल यकीनी बनाएं। नहीं वो बात आपकी सही है। ये हुकूमत कभी भी नहीं करेगी। इमरान खान के सारे माफियाज लेफ्ट राइट सेंटर बैठे हुए हैं, वो क्यों करेंगे? देखिए मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं ना, इस तरह के गन्ने की प्रोडक्शन खत्म कर दें, कपास की शुरू कर दें और तेल वाला कर दें, इस तरह से बैठ के नहीं कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस पे होना चाहिए। और फ्रैंकली हमारे एंकर्स एक्सपर्ट्स नहीं है इसके, उनको नहीं पता कि कॉटन लगनी चाहिए, शुगर लगनी चाहिए। मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, व्हाई शुड आई ओपिनियन मेक एन ओपिनियन ऑन दैट। इशू ये है कि ये एक सवाल पूछ लूं मैं, जरूरत है हमें एक बहुत मजबूत एग्रीकल्चर पॉलिसी जरूरत है, और वो एक्सपर्ट्स को बैठना चाहिए, पूछ लीजिए इनसे सवाल, और उनको बताना चाहिए कि क्या हमें आगे सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। फवाद चौधरी, हौसले से सवाल सुन लीजिएगा। फवाद चौधरी, हौसले से सवाल सुन लीजिएगा। इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो कोई ट्रेन का कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया में किश्ती डूबने पर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था। यहाँ 70 बंदा 80 बंदा ट्रेन कारने में मर गया। बाय द वे, नदीम मलिक आज भी न्यूज़ है, फाटक बंद नहीं हुआ था, 4 बंदे मर गए। और शेख रशीद साहब सारी दुनिया की बातें करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री की बातें नहीं करते हैं। अब क्या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे? और क्यों नहीं करना चाहिए? पहले लोगों को क्यों ऐसे तरकीब देते थे कि जी साउथ कोरिया में ये होता है, डेनमार्क में ये होता है, फलानी जगह फिनलैंड में ये होता है, इंग्लैंड में ये होता है। अब कौन रिजाइन कर रहा है? 2000, और मैं ये भी बता दूं 2016 में जब जुनैद जमशेद की उसमें पीआईए के चेयरमैन ने दूसरे दिन रिजाइन कर दिया था, आजम सहगल ने। पहले ये तो नहीं किसी ने रिजाइन कर देना ना जुबैर साहब को, या उनको शौक है कि बाकी सारे मर जाएं और हमारी बारी आ जाए, इस तरह तो कोई नहीं रिजाइन करता। मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ सिर्फ आपके वजीर आजम के बड़े बड़े फतवे। ऐसा करेंगे थोड़ी, किसी की ख्वाहिश पर तो नहीं रिजाइन कर रहे। हाँ, ख्वाहिश पर तो नहीं करेंगे, लेकिन पहले क्यों बताते थे ऐसी बड़ी बड़ी बातें कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर साइकिल पर जाते थे? किसके लिए बताते थे? नहीं जुबैर साहब, मैं बड़ी किसको बेवकूफ बनाने के लिए करते थे? अब हमारी मुसीबत यह है कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने साइकिल पर जाना छोड़ दिया। जुबैर साहब एक बात सुनो, आप सिंपल ये करें कि अपनी जो कौमी असम्बली के अंदर जो PMLN की जो उस वक्त के रेलवे की जो कमेटी थी, आप सिंपल उनकी प्रोसीडिंग्स उठा के देख लें। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जितने हादसे हुए हैं, उनकी जो साद रफीक साहब को इसलिए वो जिम्मेदार करार दे रहे थे कि वहां पर हमेशा इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस थे, मिनिस्ट्री लैप्सेस थे, और उसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे। अभी भी जो रिपोर्ट्स आती हैं, कंक्लूड होती हैं, अगर उसका इंस्टीट्यूशनल लैप्स होता है, फिर आप शेख रशीद साहब को कहेंगे ना,
ये तो नहीं है कि सर अपना एक उनका फवाद जो चौधरी अक्टूबर साहब में जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 80 बंदा मरा था, उसको कौन जवाब दे है? आज कल मरे 4 बंदे, फाटक नहीं बंद हुआ था और रेलवे मिनिस्टर आके बातें कर रहे हैं कि जी वो तो नवाज पूरी शरीफ का ये हो गया, शहबाज शरीफ का ये हो गया। और थोड़ा सा तो कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करें। ही इज अ रेलवे मिनिस्टर, अपने रेलवे के बारे में भी तो बात किया करें ना। आपको अभी बेसिकली हर ये चीज भी की नहीं रिपोर्ट पता। आनी फवाद थी। चौधरी अक्टूबर साहब में हुआ एक था, 80 बंदा मर गया ब्रेक था। करीब आ रही है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। जो वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो इनकम टैक्स कितना अदा करते हैं? इनकम टैक्स, और उनकी नेशनलिटीज़ किस मुल्क की है, और क्या सारे झंडे वाली गाड़ी में घूम सकते हैं? इनकम टैक्स हम उनका कब देखेंगे, कौन कितना टैक्स अदा करता है? हफीज़ शेख साहब कितना टैक्स देखिए, अदा आप करते हैं? गवर्नर कैबिनेट स्टेट में बैंक 5 रिजॉल्व साल करके, के नंबर दे दें हमें, इनकम टैक्स कितना अदा करते हैं? कुछ तफसील ये तो बताएंगे आप देखिए हमें? कैबिनेट ने आप रिजॉल्व कर दिया ना। कैबिनेट ने कह दिया कि अगले 15 दिनों के बाद आप जो ईद के बाद 15 दिन है, सबने अपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने हैं। हमने तो पहले भी आपको पता है बड़ा वाज़ेह इनकम टैक्स पोजीशन। सर, इनकम टैक्स सर, मुझे इनकम नहीं पता टैक्स ना, डिक्लेयर करेंगे तो पता चलेगा ना। मुझे क्या पता किसी का क्या इनकम टैक्स है। आप जब ये इनके सर, एसेट्स इनकम डिक्लेयर टैक्स होंगे, डिक्लेयर करेंगे। मैं जवाब दे दूं फवाद चौधरी के लिए? मैं जवाब फवाद दे दूं? चौधरी साहब इनकम भाई टैक्स जब डिक्लेयर टैक्स करेंगे कि नहीं नंबर ही नहीं है करेंगे? तो इनकम टैक्स कहां से देंगे? नहीं सारा कुछ भाई डिक्लेयर टैक्स करना नंबर ही नहीं है तो आपने इनकम टैक्स क्यों देंगे? जुबैर साहब से एक सेकंड, नदीम साहब का जुबैर जवाब साहब दे आप देने कह दीजिए। रहे हैं कि दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज ए टैक्स पेयर इन पाकिस्तान। यू आर सेइंग कि दे आर नॉट भाई रजिस्टर्ड एज ए टैक्स जो पेयर इन पाकिस्तान। मशीर खजाना है, मशीर खजाना है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे कौम का टैक्स कलेक्ट करना, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है और तो इनकम टैक्स बाकी कहां से मामलीन देंगे? खसूसी और इमरान और खान साहब एडवाइजर्स, के आपको उनकी क्या फतवे याद पोजीशन हैं? है? इमरान खान साहब के फतवे याद है आपको? क्या हमें भाषण देते थे? सर, इनकम टैक्स रिटर्न्स को पब्लिक करना, एडवाइजर्स, वुज़रा, स्टेट मिनिस्टर्स, मामलीन खसूसी और इनकी नेशनलिटी, ये मस्ट है। इसके नहीं बगैर हम शफाफियत नहीं आ देखें सकती तो निज़ाम में। साहब, जो बंदे इलेक्शन लड़ते हैं उनके लिए तो वैसे ही लाजमी है ना। हम तो हर साल डिक्लेयर करते हैं, हर साल प्रोग्राम होते हैं। ये इशू तो है जो लोग इलेक्ट होके नहीं आते और डायरेक्ट नहीं सर, 2017 के बाद से आपकी टैक्स डायरेक्टरी नहीं छपी। मुझे मालूम नहीं है फवाद चौधरी साहब, आप 2 साल से कितना टैक्स नहीं, अदा हम करते तो हैं? पहले जाके टैक्स आप जाके डायरेक्टरी छपा असम्बली करती थी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख लेना। हम तो हर साल जमा करवा और रहे आपके होते हैं। मामलीन खसूसी का किससे पूछूंगा? स्पेशल असिस्टेंट्स का और एडवाइजर्स का, वो वो अभी कैसे तो पता किया है चलेगा? ना, पिछले हफ्ते तो किया है। देखिए हमने ही ये बात की है ना। पीटीआई की गवर्नमेंट में सिटिंग मिनिस्टर्स ने कहा ना कि आप डिक्लेयर करें। कभी किसी और की गवर्नमेंट में आपने सुना है कि किसी ने ये कहा? हमने ही इनकम पोजीशन टैक्स ली सर, डॉक्टर इनकम टैक्स फवाद चौधरी साहब, मैं रिपीट कर रहा हूँ, भाई, इनकम कहने की टैक्स। जरूरत पड़ती है। जब आपने डिक्लेरेशन करनी है तो आपने अपने मुकम्मल एसेट्स की डिक्लेरेशन करनी है। दैट इंक्लूड्स इनकम टैक्स। सर, एसेट्स और इनकम टैक्स में फ़र्क होता है सर फवाद चौधरी साहब। मैं इनकम टैक्स का सवाल कर रहा हूँ। सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। भाई, और अगर आप 15 दिनों में क्यों नहीं embarrass करते कर रहे हैं उनको? तो प्रोग्राम होता है। नहीं, फवाद चौधरी साहब सपोर्ट अच्छा, कर रहे हैं इस आइडिया को। ये वो कह आपने रहे हैं कि देखा है इनकम कि टैक्स और ये कह एसेट्स रहे हैं दोनों कि डिक्लेयर करने पड़ेंगे। 100%। और एक तो क्योंकि उसकी दो वजह चीजें हैं इसमें क्योंकि नदीम। देखिए ना जो प्रॉब्लम ये है, एक सेकंड जुबैर साहब, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे सिर्फ तवज्जो आपको दिलाना चाहता हूँ। ये भी पीटीआई की गवर्नमेंट में है कि सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स ने स्टैंड लिया और कैबिनेट में, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही बात है और आप लोग अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, वरना तो कभी सर, साथ इनकम टैक्स भी बोले सर। अब मैं जवाब दे दूं, अब मैं जवाब दे दूं। जुबैर साहब, क्लोजिंग मैं रिमार्क्स। जवाब दे दूं फवाद चौधरी, यू नो नथिंग व्हाट यू आर टॉकिंग। पहली बात तो ये है कि ये पहली दफा नहीं है, ये लाजमन था 1947 से लेके कि जो भी पाकिस्तान में काम करेगा वो उसको इनकम टैक्स भरना है और उसके लिए उसको रजिस्टर कराना है। ये कोई नई शर्त नहीं रखी गई कि जो आपने एहसास किया। आपने इसलिए किया है कि आपके कोई 20-25 लोग ऐसे हैं जो यहाँ रिटर्न ही नहीं फाइल करते, जिनके यहाँ एसेट्स नहीं है, जिन्होंने इनकम टैक्स फाइलर नहीं बने, और वो की मशीर हैं वजीर खजाना। दुनिया से क्या टैक्स लेंगे? सो आप इस पर अब 1.5 साल के बाद आप ये कह रहे हैं कि जी हमने फैसला किया। फैसला दिस शुड ऑलवेज हैव बीन द केस। ये फैसले नहीं होने थे, ये तो हमेशा से एक लाजमी जुज है। पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी एन इनकम टैक्स पेयर। ब्रेक करीब आ गई है और इसको खींच नहीं सकेंगे। यहाँ एक ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद हफीज़ पाशा साहब से हमने इकॉनमी की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बातचीत की है, वो आपको दिखाएंगे। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा।
पाशा साहब, आप सबसे पहली शख्सियत थे जिन्होंने इसी प्रोग्राम में एस्टिमेट करके बताया कि गुज़श्ता साल एक्चुअल ग्रोथ का नंबर 1.9% है। गलत बयानी की गई जो ये कहा गया कि 3% से ऊपर है। आपको कैसे पता चला कि इन्होंने फिगर्स फर्ज किए हैं? हमें ये करना चाहिए कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल काउंसिल है, जो लॉ के तहत कायम किया गया है, उसको आप स्ट्रेंथन करें, उसको ऑटोनमस बनाएं, ताकि जो भी आदाद शुमार हुकूमत के बारे में निकलें उनमें कंप्लीट क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। पाशा साहब, जीडीपी एक बुनियादी फिगर होती है जिसको बेस करके आप बहुत से अदाद शुमार निकालते हैं। आप निकालते हैं कि आपका बजट डेफिसिट 8% ऑफ या 9% ऑफ जीडीपी है। वो अगर मैंने 3 से घटा के अब इसे 1.9 पे कर दिया है तो वो तो 10% ऑफ जीडीपी पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से आप बेशुमार और चीज़ें हैं जिसको जीडीपी से रिलेशनशिप में आप परसेंटेजेस में बताते हैं, वो तो सारे स्टैट्स गलत हो गए। जी, इसी बात की तो हमें परेशानी रहती है कि प्लानिंग के लिए आपको ख़ास तौर पे ये एस्टिमेट करना पड़ता है कि किस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। ये सबसे लास्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट आपका 10% होगा। अगर आपके रिवाइज नंबर में लूँ तो 10% होगा लास्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट। जी, इस लिहाज से आप देखिए कि यह 8.9% तो एज इट इज रिपोर्ट किया गया था, उसमें कुछ इजाफा यकीनन होगा। तो ये सूरत हाल हमें कहाँ लेकर जाएगी? अभी तो हम IMF के पास चले गए हैं। इस साल के भी जो नंबर इन्होंने 0.38 माइनस ग्रोथ दिखाई है वो अभी बहुत टेंटेटिव है। आपने अगर वो स्टेटमेंट पढ़ी हो प्लानिंग कमीशन की तो बहुत क्रेडिबल नहीं है, क्योंकि आपको कोविड का इम्पैक्ट क्या है पता नहीं है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स का तो हिस्सा आपने डाला है, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंसेस वगैरह वो आपको यू डोंट नो कि वो फ्यूचर में जाके उन्होंने हमारी इकॉनमी के साथ क्या करना है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर से मैं एक आपको अंदाज़ा दे दूं, इसलिए कि हमने बहुत बड़ा मॉडल बनाया पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान के बहुत तकरीबन 20 साल के बाद में ये तैयार हुआ है और इसकी फोरकास्टिंग जो एबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आने वाले साल में कोरोना का इम्पैक्ट अगर आप मुनासिब तरीके से लें तो शरह नमू मनफी तकरीबन 1.5 से 2% तक जा सकती है। और ये अफसोस की बात यह है कि ये साल और अगले साल आप सोचिए कि जो पिछले मर्तबा मनफी जब ग्रोथ रेट हुआ था हमारा, वो 1951-52 में हुआ था। यानी कि अब आप सोचिए कि तकरीबन 70 साल के बाद में ऐसा हुआ है। इसको एड्रेस कैसे करें प्रॉब्लम को? अभी तो इनके पास प्लान ही कोई नहीं, हवा में तीर चला रहे हैं। 1200 अरब रुपए का कहते हैं हमने पैकेज दिया है, जो बुनियादी तौर पर एक गलत नंबर है। उसमें टैक्स रिफंड को भी शामिल कर दिया है, उसमें वीट प्रोक्योरमेंट की प्राइस को भी शामिल कर दिया है, उसमें बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो 10 साल से चल रहा है वो भी शामिल कर दिया है। हमने लोगों को बचाने के लिए किया क्या है उसमें? IMF ने जो अपनी नई रिपोर्ट है उसमें उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि जब गवर्नमेंट कह रही है कि 1200 अरब का रिलीफ पैकेज दिया है, वो उसका बजट पे जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ 500 अरब का है। यानी कि तो कुछ बढ़ा के 5 अरब यकीनन पेश किया गया था। जी, 500 अरब है। और अब आप ये सोचिए कि हालात जो हैं बजट के तरफ से बहुत ख़राब हो गए हैं। एक मैं आपको आदाद शुमार पेश करता हूं जो बहुत ही परेशान कुन है कि पिछले 5 हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों से कर्जे जो उठाए हैं वो 660 अरब के उठाए हैं 5 हफ्तों में। और ख़तरा ये है कि साल के एंड तक हमारा खसारा जो है वो तारीख में सबसे ऊंचे लेवल पर तो जा ही जाएगा, मगर वो 4000 अरब तक पहुंच सकता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। और एक साल में 4000 अरब रुपए का बजट खसारा, और इसका मतलब ये भी होगा कि एक ही साल में 4000 अरब
कर्जों का बोझ भी बढ़ेगा क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए कर्जे भी लेंगे। देखिए, बात यह है कि आप 2 साल इस हुकूमत के अगर आप देखें तो अंदाज़ा ये है कि 2 साल में 11 खरब यानी कि 11,000 अरब का इजाफा होने का ख़तरा है। और इसको अगर आप कंपेयर करें पिछली हुकूमत जिसको हम कहते हैं कि बहुत कर्जे लिए थे, उन्होंने 5 साल में 10 अरब से कम लिए थे। यहाँ अब हम 2 साल में हमारा जो डेट है उसमें बहुत इजाफा हुआ है। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने रुपए की जब कदर बहुत गिराई तो उससे जो हमारा बाहर का कर्जा है उसकी रुपी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो 11 अरब खरब सॉरी 11,000 अरब का इजाफा हो जाएगा टोटल पब्लिक। सर एक सवाल आपसे और पूछ रहे हैं, 2 साल में आप उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, आप IBA के ज़माने से आज तक हम भी आपके शागिर्दों में आपसे सीख सीख के यहाँ तक आए हैं। इन बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, क्योंकि ये वायरस कहीं जा नहीं रहा, अभी यही है और ये विंटर में दोबारा इसका दबाव बढ़ सकता है। तो ये जो डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन एजुकेशन, टीचर्स हमारे ट्रेंड नहीं है। मैंने अपने खुद देखा है बच्चों के पास जाके कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, डिस्कनेक्ट है, कंप्लीट पता ही नहीं है पढ़ाने वाले को कि कैसे कम्युनिकेट करेगा बच्चों से। हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी हमने शुरू किया है। हमें एडवांटेज ये है कि ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। स्कूलों वगैरह में तो बड़ी दिक्कत होगी और हमें एक क्रैश प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। और शायद हुकूमत जो है इस्लामाबाद में यही सोच रही है कि टीचर्स को ऑनलाइन जिसे कहते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग की क्या टेक्निक होनी चाहिए वो सिखाई जाए। इसलिए कि ख़तरा यह है कि कम से कम सितंबर तक तो बड़ा मुश्किल है कि हम यूनिवर्सिटीज़ को खोल पाएँ। समर की छुट्टियाँ एनीवे आ जाएंगी और बस हम दुआ ये करते हैं कि अगले साल नॉर्मल बेसिस पर आपका एकेडमिक ईयर का आगाज़ हो। इसलिए कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूरोप में उन्होंने तो कहा है कि हम ऑनलाइन तकरीबन 1 साल और चलाएंगे। तो इसलिए बड़ी परेशानी की बात है। वाकई बच्चों को बड़ा नुकसान हो रहा है। आप मुझे बताइए कि कोरोना से कितने मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात हो रहे हैं। सर एक मेरा सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से अगर कोई नंबर आप बता सकें कि क्या आपकी एस्टीमेट है तो मैं इस पर क्लोज करूंगा। हमने अभी इस नंबर को अपने मॉडल के थ्रू एस्टिमेट किया है। अब आप ये देखिए कि आपके एक्सपोर्ट्स में अप्रैल के महीने में तकरीबन 50% कमी आई है और आपके जो सनती शोबा है उसमें मार्च के महीने में 23% कमी आई है। ये आदाद शुमार मैंने कम से कम अपनी 40 साल की रिसर्च में कभी नहीं देखे। अगर इन चीज़ों का इम्पैक्ट मिलाया जाए और आने वाले दिनों का भी देखा जाए कि कोरोना का इम्पैक्ट रहेगा, तो हमारा अंदाज़ा यह है कि ऑलरेडी तकरीबन 70 से 75 लाख लोग और बेरोजगार हो चुके हैं। बड़ी अफसोस की बात है। और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पाकिस्तान का, जो कि 2 साल पहले 6% से कम था, अब वो 17% तक जा चुका है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट के फिगर्स लें तो वो ये कह रहे हैं कि वो 35 से 40% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो सकता है। हमारा एस्टिमेट थोड़ा कम है, हम कह रहे हैं कि 17 से इस वक्त है, हो सकता 20% तक जाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बेरोज़गारी में और इजाफा ना हो। और अब जबकि लॉकडाउन कुछ कम किया गया है तो उससे जो आपके दिहाड़ी के लोग हैं उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा तो हुआ है। अब आप ये देखिए कि आगे आने वाले दिनों में और क्या होता है। हम सब दुआ करते हैं कि हमारा प्यारा मुल्क इस मुश्किलात से निकले। अल्लाह पाक मदद फरमाए, अल्लाह पाक मदद फरमाए। हफीज़ पाशा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे।